जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी मेन सीरीज में मैं आपको बीपीएससी में आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबको कवर करवा रहा हूं। अभी मैं बीपीएससी मेंस में आने वाले जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है उन्हें कवर करवा रहा हूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने पाल कला, गुप्त कला, मंजूषा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार बीपीएससी मेंस स्पेशल नाम से, वहां आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो टॉपिक्स थे उनमें यह लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है मौर्य कला से संबंधित। और मौर्य कला के बारे में आपको बता दूं कि हर दूसरे साल बीपीएससी मेंस में यह प्रश्न मौर्य कला से पूछता ही है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले बार जो 65वीं बीपीएससी थी उसमें पाल कला पूछा था, लेकिन 64वीं बीपीएससी में आपका पूछा था मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। वहीं आपका 60वीं से 62वीं बीपीएससी में भी पूछा था मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वहीं 44वीं बीपीएससी मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 47वीं बीपीएससी में मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। 42वीं में बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। 40वीं में मौर्य कला की मूर्ति कला से विशिष्ट लक्षणों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इस तरह आप देखेंगे कि हर दूसरे साल मौर्य कला से प्रश्न आता ही है। तो इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि पिछले बार नहीं पूछा है, पिछले बार पाल कला पूछा है, तो 66वीं में जरूर मौर्य कला से ही आने का बहुत ज्यादा चांस बनता है। वैसे तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं अच्छे से, लेकिन बहुत ज्यादा चांस आपका ये मौर्य कला बनता है, तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि आप प्रश्न लिख सके। और प्रश्न कैसे लिखना है, अच्छे उत्तर कैसे मतलब अच्छे मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। मौर्य कला जो है यह कला के क्षेत्र में जो चीरजीवी वस्तुएं बनने लगी, जैसे पत्थर का इस्तेमाल होने लगा, प्रस्तर की मूर्तियां वगैरह बनने लगी, यह मौर्य कला से ही स्टार्ट हुआ, मौर्य काल से ही शुरुआत इसकी हुई, जो कि बहुत लंबे समय तक बचा रहा जिसे हम देख सकते हैं। परंतु इससे पहले वैदिक काल वगैरह में देखें तो उस समय लकड़ी की चीजें बनती थी, इसलिए उसका साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। मौर्य कला को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो राजकीय कला, जो राजकीय संरक्षण में बनता था, जिसे राजा का संरक्षण प्राप्त होता था। वहीं लोक कला, जिसे आम लोग बनाते थे। राजकीय कला को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन है, वहीं जो अशोक कालीन है और दशरथ कालीन। चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ कालीन में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य में राजप्रसाद को देखेंगे जो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। वहीं दशरथ के टाइम में नागार्जुन की पहाड़ियों को देखेंगे, वहां जो गुफाओं का निर्माण किया गया है। और लोक कला में यक्ष यक्षी की पाषाण की मूर्तियां हैं, और दूसरा जो है मृण मूर्तियां जो बनती थी, मिट्टियों से जो मूर्तियां बनाई जाती थी, ये दोनों के बारे में हम देखेंगे। इन दो भागों में बांट सकते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और दशरथ में बांटने के बाद अशोक का सबसे मेन है, यह आप जरूर मेंशन करेंगे, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अभी देखने वाले हैं। अशोक में जो है चार भागों में इसे भी हम बांटेंगे अशोक के टाइम को, जैसे स्तूप, स्तंभ, गुहा विहार और मूर्तियों का निर्माण, इन चार भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजकीय कला को हम देखते हैं। राजकीय कला में चंद्रगुप्त मौर्य कालीन में अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र से जो राजप्रसाद प्राप्त हुआ है वह सबसे उत्कृष्ट इसका उदाहरण है, इसका नमूना है। और इसका वर्णन जो है कुछ ट्रेवलर्स जो थे, एरियन और मेगास्थनीज जैसे लोगों ने इसका वर्णन किया है। और एरियन ने कहा यह सूसा और एक बेताना का जो राजप्रसाद था उससे भी बहुत ज्यादा भव्य था। वहीं पे इसकी विशेषता देखें तो 84 पाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। 84 पाषाण स्तंभ जो होते हैं, पिलर्स जिसको आप बोलते हैं, जिसपे भवन निर्माण होता है, तो ये पत्थर के 84 स्तंभ मिले हैं सभा भवन में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजप्रसाद कितना भव्य और कितना बड़ा होगा। इसका सभा भवन का जो छत था और फर्श था ये लकड़ी से निर्मित था, इसलिए इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, यह नष्ट हो चुका है। यह 140 फुट लंबा और 120 फुट चौड़ा था। फाहियान ने इसके बारे में कहा है यह मानव निर्मित नहीं होके बल्कि यह देव निर्मित है। इस सब चीजों को आप जरूर अपने उत्तर में लिखा करें, नाम वगैरह, और किसी ने कुछ कहा है तो वो लिखिए, जिससे कि आपकी उत्तर की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है और आपको मार्क्स ज्यादा मिलता है। तो फाहियान ने इसके बारे में कहा है यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित है, इतना ज्यादा यह भव्य था। वहीं मेगास्थनीज ने कहा है इसके बारे में कि इसमें चारों ओर से लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, बाउंड्री बनी हुई थी, और उस ऊंचे ऊंचे बाउंड्री में कहीं कहीं छिद्र बने हुए थे जहां से तीर चलाया जा सके। जैसे कि राजप्रसाद पे कोई आक्रमण हो तो ऊपर से तीर चलाया जा सके। और इस दीवार के बगल में
बहुत गहरी गहरी खाई थी और उसमें मगरमच्छ थे, ताकि राजभवन का संरक्षण किया जा सके। जैसे कोई आक्रमण करता है तो वह तुरंत ना राजभवन में घुस सके। तो ये आप विशेषताएं लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य कालीन जो पाटलिपुत्र राज्य प्रसाद था उसके बारे में। अब आप अशोक के बारे में चलिए। अशोक को 4 भागों में हम लोग बांटेंगे। अशोक कालीन जो 4 विशेषताएं थी, स्तूप, स्तंभ, गुहा विहार और मूर्तियों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे स्तंभ को। किसी भी काल में बहुत ज्यादा कोई एक चीज बहुत उत्कृष्टता से वो फेमस हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता देखे तो उसमें नगर निर्माण शैली जो थी वो बहुत ज्यादा भव्य था। गुप्त कालीन देखे तो वहां पे मूर्तियों का जो निर्माण था वो बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत ज्यादा भव्य था। तो इसी तरह अगर हम मौर्यकालीन कला को देखें तो इसमें सबसे सुंदर जो चीज है वह है पिलर की संरचना। जो स्तंभों का निर्माण हुआ वह सबसे सुंदर और सबसे उत्कृष्ट थे। तो इसकी विशेषता हम देखें तो ये सबसे पहले कि एकाश्मक थे। एकाश्मक का क्या मतलब है कि एक ही पत्थर से पूरा पिलर बनाया जाता था, एक ही पत्थर को तराश के बनाया जाता था। इसमें ज्वाइंट्स नहीं होते थे कि छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के बनाया गया, ऐसा नहीं होता था, बल्कि एक ही लंबे से पत्थर को तराश के ये पिलर बनाया जाता था। एकाश्मक होते थे। चुनार के बलुआ पत्थर से ये निर्मित है और ये मुख्य रूप से धम्म प्रचार हेतु होता था। अशोक का जो धम्म था बुद्ध के धर्म से थोड़ा अलग था। यह धार्मिक ना होकर लोक जीवन में आचरण को बढ़ावा देता था। जैसे कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं कष्ट पहुंचाना चाहिए। इस तरह की लोक जन सामान्य के जीवन में जो बेहतरी की बात है वह अशोक के धम्म में की गई है और इन्हीं का प्रचार किया गया था इन पिलर्स के माध्यम से, इन स्तंभ के माध्यम से। एक और विशेषता है कि यह स्वतंत्र है, किसी राजप्रसाद में किसी महल के अंदर ना होकर यह स्वतंत्र रूप से किसी सड़क के किनारे इस तरह से स्थापित किए गए हैं, खुले आकाश के नीचे इसकी स्थापना हुई है। और इसकी एक और विशेषता है कि चमकीली पॉलिश है। चमकीली पॉलिश का क्या मतलब, क्या पिलर के ऊपर कोई पॉलिश कर दिया गया है? तो जी नहीं। चमकीली पॉलिश का मतलब है कि पत्थर को इतने अच्छे से तराशा गया, इतना ज्यादा उसको चमकाया गया है घिस घिस के कि बहुत ज्यादा वो चमक है, उसमें लश्कर है, इसलिए ये चमकीली पॉलिश इसकी विशेषता है। 30 से 50 फीट ऊंचे होते थे ये पिलर और लगभग 50 टन वजनी होते थे। यहाँ मैंने चित्र लगा दिया, इस चित्र को आप देखिए। यह उदाहरण है सारनाथ का। सारनाथ का जो चतुर्सिंह स्तंभ है वह इसका उदाहरण है। अब मैं एक डायग्राम आपको समझाता हूं बना के, आप उत्तर में जरूर इस डायग्राम को बनाएं जिससे आपका उत्तर बहुत सुंदर हो, बेहतरीन हो। अगर अशोक का मैंने ये वैसे चित्र सारनाथ का जो चतुर्सिंह स्तंभ है उसी का बनाया है, उतना अच्छा नहीं बनाया लेकिन देख लीजिए। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे जो ऊपर वाला भाग है इसे शीर्ष भाग कहेंगे या कैपिटल कह सकते हैं आप, शीर्ष भाग। और नीचे का भाग जो है यह यष्टि है। यह नीचे का भाग जो यष्टि है यह एक ही पत्थर का निर्मित होता था, इसके बाद यह दूसरे पत्थर से बनाया जाता था शीर्ष भाग। शीर्ष भाग को भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे ऊपर एक पशु की आकृति होती थी। कई स्तंभों में सिंह का आकृति है, किसी में सांड का है, बैल का है, किसी में हाथी का है। तो इस तरह किसी पशु की आकृति होती थी। वहीं आप बीच वाले में देखिए, इस पशु के नीचे जो है एक चक्र जैसा आपको मिलेगा जिसे फलक कहते थे, और उसके नीचे आपको अधोमुख कमल, ये देखिए अधोमुख कमल है, यानी कि आधा खिला हुआ कमल, या फिर उल्टा अगर कमल को कर दे वैसा है यह, या फिर घंटी के आकार का। तो ये आपका है 3 भागों में आप शीर्ष भाग को बांटेंगे और नीचे को आप यष्टि या एकाश्मक शिला बोलेंगे, एक ही का बना होता था। एक और विशेषता था, यह नीचे से मोटाई से होते हुए ऊपर पतला होते हुए जाता था। यह देखिए नीचे ज्यादा मोटा है, ऊपर पतला होते हुए जाता था। तो ये फिगर आप देखिए आप ध्यानपूर्वक, यह है आपका अशोक का जो है सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ, और इसे अशोक ने बनवाया था धम्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला सरमन, अपना पहला जो उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध धर्म में कहा जाता है, उसी की स्मृति में यह स्तंभ बनवाया था। और इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। अब इस स्तंभ को देखें तो इसका जो शीर्ष है यह 7 फीट लंबा है और यह लगभग 45 फीट ऊंचाई में है, और इसमें 4 सिंह बने हुए हैं। फिगर में आपको 3 सिंह दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें वास्तव में 4 सिंह है, क्योंकि जो शेर है यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं, इसलिए आपको 3 ही एक बार में दिखाई देते हैं। तो यह 4 सिंह जो यह शक्ति और साहस का प्रतीक है, बुद्ध का कह लीजिए या अशोक का कह लीजिए। और इनके मस्तक पर महाधम्म चक्र विराज था। एक चक्र था जिसमें 32 तीलियां थी और इन सिंह के ऊपर में वह विराजमान था, लेकिन अभी वो टूट फूट गया है, उसे सारनाथ में म्यूजियम में संरक्षित किया गया है। अभी मात्र इस अवस्था में ये पाया जा गया है।
तो यह जो ऊपर में सिंह के ऊपर में जो धम्म चक्र था, यह दिखाता था कि शक्ति के ऊपर धम्म का विजय होता है। तो इसका यह प्रतीक था, यह आप जरूर लिखेंगे, बहुत सुंदर लाइन है कि शक्ति के ऊपर धम्म के प्रतीक को दिखाता था यह जो सिंह के ऊपर जो 32 तीलियों वाला चक्र था। और इसके फलक पे ये जो देखिए मैंने बताया बीच वाला पार्ट, ये फलक पे 4 पशु बने हुए थे और ये चारों पशु जो है भगवान बुद्ध के जो जीवन के विस्तृत घटनाएं थी उनको दर्शाती है। जैसे कि हाथी जो है यह भगवान बुद्ध के गर्भ में जब थे उस घटना को दर्शाता है। बैल जो है यह इनके जन्म के घटना को दिखाता है। घोड़ा जो है गृह त्याग को दिखाता है और वहीं जो सिंह है यह सार्वभौम सत्ता को दिखाता है। और इन चारों पशुओं के बीच में, हर 2 पशु के बीच में एक चक्र है और उन चक्र में 24 तीलियां हैं जिसे राष्ट्रध्वज में अपनाया गया। हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे के बीच में इन चक्र को दिखाया गया है। ये था आपका स्तंभ। स्तंभ के बारे में अगर हम और बात करें तो स्तंभ को 2 भागों में बांट सकते हैं, मतलब 2 तरह के स्तंभ बनाए जाते थे। एक स्तंभ जिनमें राज्यादेश धर्म की नीतियां उकेरी गई रहती थी, जैसे कि शिलालेख है अशोक के शिलालेख पे जो धर्म की नीतियां लिखी हुई रहती थी, उसी तरह पिलर पे भी इन धर्म की नीतियों को राज्यादेश को उकेरा जाता था। इस तरह के जो जितने भी पिलर्स हैं स्तंभ है, जैसे कि एग्जांपल आप इतना ज्यादा न लिखे तो 2-3 जरूर याद करके लिखे, जैसे दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, सांची सारनाथ, इन सभी स्तंभों पे आपका कुछ उकेरा गया है, राजधर्म की नीतियां और आपका राज्यादेश वगैरह उकेरा गया है। वहीं सादे स्तंभ जिन पे कुछ भी नहीं लिखा गया है, यह है रामपुरवा का, बसाठ का, कोशन का। रामपुरवा के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि इसमें जो है वह एक सांड की आकृति बनी हुई है सबसे ऊपर में, और उस सांड की आकृति को अभी राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पे रखा गया है। कुछ विदेशी विद्वानों जैसे सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमिस जैसे विद्वानों ने कहा है कि जो अशोक के स्तंभ है वो वास्तव में ईरानी स्तंभों का अनुकरण है, उसका कॉपी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभों में कुछ अंतर है, कुछ भिन्नता है, उन्हें हम देखते हैं। अशोक के स्तंभ जो है वह एकात्मक है, यानी कि एक ही पत्थर से बनाए गए। वहीं अगर ईरानी स्तंभों को देखें तो वो खंडित है, यानी जोड़कर पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। अशोक के स्तंभ बिना चौकिया आधार के भूमि पर खड़े हैं, और वहीं पे ईरानी स्तंभ को देखें तो यह चौकी पर टिकाया गया है, एक चबूतरा जैसा बना के उसके बीच में टिकाया गया है ईरानी स्तंभ। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित है, किसी भी राजप्रसाद या भवन के अंदर नहीं है। वहीं पे अगर ईरानी स्तंभ को देखें तो विशाल भवनों या राजमहलों के अंदर इसे बनाया जाता था। और एक अन्य महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, एक अंतर जो है, जो अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर पशु आकृति बने होते थे, जैसे कि सिंह के या भैंस, बैल के इत्यादि, हाथी के। वहीं पे अगर ईरानी स्तंभ देखें तो इसके शीर्ष पे मानव आकृति, जो राजा महाराजा इनके होते थे, उन मानव आकृति बने हुए रहते थे। तो यह डिफरेंस है। तो इनका ये कहना कि ये कॉपी है, ऐसा नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से विकसित है अशोक के स्तंभ और बहुत ही उत्कृष्ट है। कुछ समानताएं देखने को आपको मिल सकती है, लेकिन यह मूल रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित है। हम अशोक कालीन स्तूप के बारे में देखते हैं। स्तूप के बारे में जानने से पहले हम ये समझते हैं कि स्तूप होते क्या हैं। स्तूप वास्तव में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया था, और जिस जगह उन अस्थियों को रखा गया था उस जगह समाधि का निर्माण करवाया गया था, और उसी समाधि को स्तूप कहा जाता था। इन 8 जगहों पे जहां समाधि का निर्माण करवाया गया था, उनमें से मात्र आज केवल पिपरहवा का जो स्तूप है वह मात्र शेष है, बाकी सभी नष्ट हो गए हैं। अशोक के स्तूप की विशेषता की बात करें तो यह पके हुए ईंटों से निर्मित होते थे, और इसका जो गुंबद होता था वह अंडाकार होता था, और प्रस्तर या पके हुए ईंटों से ठोस बनाया जाता था। गुंबद अंदर से हॉलो नहीं होता था, बल्कि ठोस गुंबद होते थे। बहुत सारे अशोक के स्तूप थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप के निर्माण करवाए, लेकिन आज वो सभी नष्ट हो चुके हैं। कुछ स्तूप बचे हैं, जैसे सांची के स्तूप, सारनाथ, तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप, ये सब अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आज भी बचे हुए हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। अब स्तूप के बारे में मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। सांची का स्तूप का पहले आप ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देखिए आप। इसके बाद मैं अब ये डायग्राम दिखा रहा हूं आपको, इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में जरूर बनाएं। ये देखिए स्तूप का एक रफ डायग्राम मैंने बनाया है। सबसे ऊपर ये जो 3 छत्र हैं इसे छत्री कहा जाता है। उसके नीचे ये चबूतरा जैसा जो है इसे हर्मिका कहा जाता है। ये जो गोल भाग है इसे अंडा कहा जाता है, और नीचे वाला जो भाग होता है ये पत्थर से बना हुआ एक बाउंड्री जैसा, इसे वेदिका कहा जाता है। बाद के समय में इसमें एक गेटवे बनाया जाने लगा, एक गेट जैसा, जिसे तोरण कहा जाता है, जिसमें कि भगवान बुद्ध की जातक कथाएं का
उत्कृष्ट चित्रण किया गया, उसे उकेरा गया है। तो ये मैंने आपको स्तूप के बारे में समझा दिया। अब चौथा जो है गुहा विहार, गुहा विहार जो तीसरा पॉइंट था, सॉरी, इसे मैं बताता हूँ। अशोक के कालीन जो गुफाओं का निर्माण हुआ वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट थे। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वह है अत्यधिक पॉलिश, जो चमकीला पॉलिश था। मतलब यहाँ फिर से किसी तरह का पेंट या पॉलिश नहीं किया जाता था, बल्कि पत्थरों को इतना अच्छे से तराशा जाता था, इतना सुंदर से उसे चमकाया जाता था कि उसमें आप अपना चेहरा देख लेंगे, शीशे की तरह चमकता था। तो ये चमकीला पॉलिश। मौर्य कालीन जो जितने भी कला हैं उनमें अगर आपको एक विशिष्ट पॉइंट का अगर आपको जिक्र करने को कहे तो वह है चमकीला पॉलिश। चाहे मूर्ति कला हो, गुहा विहार हो, या फिर आपका पिलर निर्माण हो, स्तंभों का निर्माण हो, सब पे आपको चमकीला पॉलिश मिल जाएगा। तो ये इसका प्रमुख जो है इसका विशेषता था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गुहा विहार में बाराबर की पहाड़ियों में गया के निकट जो गुफाओं का निर्माण किया गया अशोक कालीन, जिसे कि आजीविक संप्रदाय को सौंपा गया था। इनमें 4 गुफाएं हैं और इन्हें चट्टान को काटकर बनाया गया था और ये अत्यधिक पॉलिश, मैंने समझाया आपको, चमक है। 4 गुफाओं का नाम है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा सबसे प्राचीन है और इसके बाद आपका कर्ण चौपार है, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि का गुफा। लोमस ऋषि का गुफा सबसे सुंदर है, यह अंडाकार है और प्रवेश द्वार पे हाथी का जो चित्र उकेरा गया है, जो कि स्तूप की पूजा कर रहे हैं। जालीदार मेहराब का भी इसमें काम किया गया है, बहुत ही सुंदर है ये देखने में। इसके बाद मूर्ति कला का अगर देखें, गुहा विहार में आप दशरथ जो था अशोक का पौत्र, उसने नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। वो भी काफी सुंदर थे और उसकी भी विशेषता थी चमकीली पॉलिश। तो मूर्ति कला अब हम लोग देख लेते हैं। मूर्ति कला 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो चट्टान काटकर, जो इन गुफा विहारों में और बौद्ध विहारों में, चैत्यों में बनाया जाता था, चट्टानों को काटकर मूर्तियां उकेरी जाती थी। दूसरा है स्तंभों के ऊपर, जैसे अशोक के पिलर थे, उसके ऊपर आपको सिंह के हो गए या सांड के हो गए, इन सभी पशु के मुख्य रूप से मूर्तियों को बनाया जाता था। और तीसरा है स्वतंत्र रूप से कुछ मूर्तियां मिलती हैं। प्रमुख इसमें बात यह है कि ये सभी मूर्तियां पाषाण की निर्मित हैं और इससे पहले अगर हम देखें मौर्य काल से पहले तो पत्थर की मूर्तियां नहीं मिलती है हमें। कारण में आप कुछ जरूर लिखेंगे, जैसे कि ओडिशा की धौली चट्टान को काटकर बनाया गया जो हाथी की आकृति है, यह उत्कृष्ट नमूना है। वहीं कालसी देहरादून में जो हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, यह भी इसका प्रमुख उदाहरण है। बाकी स्तूपों के पास बनाए गए हैं और आपके पिलर्स के ऊपर जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब हम देखते हैं लोक कलाएं। पहले हमने देखा राजकला जो थे, जो राजा द्वारा संवर्धित थे, वहीं लोक कला जो आम लोगों ने बनाया। इसमें यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं सबसे प्रमुख है और दूसरा जो है मृण मूर्तियां। यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं जो थी, इसकी विशेषता देखें तो यह मानव आकृति होती थी, मतलब मानव कद की होती थी। जैसे 7 फुट 6 फुट जितना मानव का हाइट होता है उतना होता था ये, और इसमें चारों तरफ से इसे तराशा जाता था। इससे पहले मैंने पाल कला में आपको समझाया था कि मूर्तियों के सिर्फ अगले भाग पर ध्यान दिया जाता था, उसे अच्छे से संवारा और सहेजा जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे मौर्य कला में तो इन मूर्तियों को चारों तरफ से, आगे भाग से, पीछे भाग से, सब तरह से सुंदर से बनाया जाता था। इनमें आभूषणों का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन उतना ज्यादा आभूषण नहीं जैसे कि आप पाल कला में देखेंगे कि बहुत ज्यादा आभूषण इतना ज्यादा बनाया जाने लगा कि वो मूर्तियां थोड़ी भौंडी लगने लगी। लेकिन यहाँ कम आभूषण बनाए जाते थे और बहुत सुंदर लगते थे, और यहाँ भी चमकीले पॉलिश किए जाते थे, बहुत अच्छे से तराश के उसे चमकीला बनाया जाता था पत्थरों को। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं। अगर उदाहरण देखें तो मथुरा जिले के पड़खम ग्राम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, और इसका नाम मणिभद्र दिया गया है। वहीं आप लोहानीपुर पटना से 2 नग्न पुरुषों की मूर्तियां प्राप्त हुई है, और यह जैन शैली में कार्योत्सर्ग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोक कला में जो अन्य धर्म थे उनके भी विकास हो रहे थे, जैन धर्म या हिंदू धर्म का भी विकास हो रहा था और एक सौहार्द स्थापित था। वहीं पे पटना दीदारगंज से यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे चामर ग्राहिणी कहा जाता है, और इसे पटना संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। पटना से 2 यक्ष प्रतिमाएं भी प्राप्त हुए हैं, इन्हें भूरा बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और ये सभी तराशे हुए हैं चारों तरफ से। ये प्रमुख विशेषताएं आप जरूर लिखेंगे। अब बौद्ध धर्म का प्रभाव जो इन पे पड़ा उसके बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म जो था इसका विकास अशोक के टाइम में बहुत ज्यादा हुआ। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया। इसके प्रचार प्रसार के लिए उसने धम्म महामात्र की एक पोस्ट बनाया था और इसमें लोगों की नियुक्ति करता था। इन धर्म महामात्रों को
ये भेजता था दूसरे देशों में धर्म के प्रचार के लिए। और ऐसा पहली बार हुआ था कि धर्म के प्रचार के लिए दूसरे दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। तो ये धर्म महामात्र अलग विभिन्न देशों में जाते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अशोक का जो धर्म था, इसमें उसने बहुत ज्यादा प्राणियों की संरक्षण संवर्धन की बात कही, उन्हें कष्ट ना पहुंचाने की बात की, और उसने बहुत सारे स्तूपों के निर्माण किए, विहारों के निर्माण किए, और सब पे बौद्ध धर्म का छाप देखने को मिलता है। जो शिलालेख हैं उनमें, और ये जो पिलर्स निर्माण किए गए, जो स्तंभ निर्माण किए गए, इन सभी का जो उत्कृष्ट जो नमूना देखने को मिलता है, इन सभी में बौद्ध धर्म की छाप है। बौद्ध धर्म का विकास इसका प्रमुख कारण है। तो ये आप लिखेंगे बौद्ध धर्म का इसके ऊपर प्रभाव। और इसके बाद ये आज के समय में भी बहुत प्रमुख उदाहरण है मौर्यकालीन, जो इतना प्राचीन है, वो सब जो कला के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है, इसका संवर्धन संरक्षण करना चाहिए। भारत सरकार को इसके लिए एक स्पेशल ट्रेन या फिर इस तरह का कोई सर्किट बना सकती है, जहां मौर्यकालीन जितने भी मूर्ति कला या जो भी देखने को मिलते हैं वो देख सके। टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा और बिहार के टूरिज्म का इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये सभी पॉइंट आप एग्जाम में लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में, तो आपको बहुत सुंदर मार्क्स मिलेगा। यहाँ मैंने आपका बीपीएससी आपका मेंस में जो भी पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से जितने भी टॉपिक हैं उन्हें मैंने कवर करा दिया। आप मान के चलिए कि इस बार मौर्य कला ही आएगा। वैसे आप जितने भी पांचों वीडियोस को देखिए ध्यानपूर्वक, कोई भी आए तो आप उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि इस बार मौर्य कला आ सकता है, तो ये एक संभावना बनती है। तो आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं जो बीपीएससी मेन से जितने भी टॉपिक से रिलेटेड वो सब लेता चलूंगा, वो सब को आपको कवर कराऊंगा एग्जाम से पहले। और बीपीएससी प्री के लिए भी मैंने स्पेशल बैच शुरू किया है विजय बैच नाम से, उसे भी आप जो भी बच्चे बीपीएससी प्री के लिए तैयारी करना चाहते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखिए। लगातार वीडियो में डालता जाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं वो जरूर मैं कवर कराऊंगा। इससे पहले मैंने कुछ ही वीडियो बनाए थे, जैसे बिहार समाचार पत्र, ये सब जितने भी वीडियोज हैं आप देख सकते हैं, उनसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।